हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों एलएलबी बीएलएलबी के फाइनल ईयर के पहला पेपर यूपी लैंड लॉ का एमसीक्यू पेपर सॉल्व पूरे 100 के क्वेश्चन हम करने वाले हैं फटाफट। कल आपको एग्जाम है, ठीक है दोस्तों, जल्द से जल्द तैयारी करते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की किस धारा के अंतर्गत राजस्व न्यायालय आदेश प्राप्त कर सकता है। राजस्व न्यायालय दोस्तों 229 डी के तहत प्राप्त कर सकता है। 229 डी के तहत। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत भू धरती कारकों के वर्ग क्या है। भू धरती कारकों के वर्ग क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं भू धरती कारकों के वर्ग है अंतरणीय एवं अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर, असामी और सरकारी पट्टेदार। ठीक है, दा इसका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था समाप्त कब की गई। उत्तर प्रदेश में जमींदारी समाप्त 1 जुलाई 1952 में की गई। कब गई? 1 जुलाई 1952 को। उत्तर प्रदेश विनाश अधिनियम, इसमें बोला है कि धारा 325 में क्या परिभाषित है। धारा 325 में दोस्तों गांव को परिभाषित किया गया है। किसको किया गया है? गांव को। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के तहत भूमि वर्ष होता है। भूमि वर्ष कब किया जाता है दोस्तों? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक भूमि वर्ष। खुदकासत भूमि का अर्थ क्या है? खुदकासत भूमि का अर्थ है दोस्तों स्वयं जमींदार द्वारा खेती की जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है स्वामी शब्द को यूपी जेडे अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है। धारा 321 में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 से पूर्व कितने प्रकार के भूधृति थे? 14 प्रकार के भूधरती थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1954 द्वारा अध्ययन 9 का जोड़ा गया है। 9 का जो अध्याय 9 का जो जोड़ा गया है उसमें परिणाम स्वरूप आदिवासी क्या बन गए थे? आदिवासी दोस्तों सिरदार बन गए थे। क्या बन गए थे? सिरदार बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक मध्यवर्ती जिसका किसी आस्थान में अधिकार, हक या स्वत्व यूपी जेडे अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अर्जित कर लिया जाए, वह मुआवजा पाने का अधिकारी किस धारा के अंतर्गत होगा। मतलब कि प्रत्येक मध्यवर्ती जिसका किसी आस्थान में अधिकार, हक या स्वत्व हो जाए तो उसको मुआवजा क्या मिलेगा? कौन सी धारा में बताया गया कि उसको मुआवजा मिलेगा दोस्तों? धारा 27 में। किसमें? धारा 27 में। पुनर्वास अनुदान अधिकारी का अर्थ है जो नियुक्ति किए गए। कौन सी धारा में बताया गया है दोस्तों? धारा 319 में बताया गया है। ठीक है, यदि मुआवजा अधिकारी द्वारा किसी आपत्ति पत्र के संबंध में धारा 48 के अधीन दी गई निर्णयात्मक आज्ञा से कोई व्यक्ति संतुष्ट हो तो वह उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। कहाँ कर सकता है? जिला न्यायाधीश में। कहाँ पे? जिला न्यायाधीश में। ठीक है, जहां मुआवजा पाने का अधिकारी मुआवजा पाने के पहले ही मर जाए तो उसका मुआवजा दे होगा, उसको मुआवजा दे होगा उसके विधिक प्रतिनिधि को। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा दिया जा सकता है। मुआवजा सभी प्रकार से दिया जा सकता है। नगद भी दिया जा सकता है, बंद पत्रों के द्वारा भी दिया जा सकता है, दोनों। ठीक है, तो सभी प्रकार से दिया जा सकता है। इसमें केस लो आया विनोद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2010 का प्रमुख वाद किससे संबंधित है? अभी इसमें बताया नहीं है। ठीक है, इसका आंसर मिला ही नहीं। उत्तर प्रदेश जमींदारी अधिनियम की धारा 73 के अनुसार अनुदान पाने का अधिकारी पुनर्वास अनुदान के लिए कितने समय के भीतर प्रार्थना पत्र दे सकता है? 3 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों उत्तर प्रदेश किस धारा के अंतर्गत पुनर्वास अनुदान की रकम का अवधारण किया गया है? धारा 97 में। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम किस धारा के अंतर्गत आवंटितियों को कब्जा दिया जाता है? आवंटितियों को धारा 122 गांव में। किस धारा में गांव को कोष का प्रावधान है? गांव को कोष का प्रावधान है धारा 124 में। ठीक है, किस अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर या आसामी को अपने खेत या उसके भाग की वसीयत करने का अधिकार नहीं रखता? ठीक है,
इसने बोला भाग की वसीयत करने का अधिकार नहीं रखता, वसीयत नहीं कर सकते जो भूमिधर असामी किसी अंतरनी अधिकार वाला भूमिधर जो होता है वो असामी को अपने खेत का वसीयत नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है उस दिनांक से जिस पर लगाए दे हो जाए आसामी ऐसी किस्त पर देने से रह जाए तो कितने प्रतिशत ब्याज का देनदार होगा। इसमें बोला है 6/4%, 6/4%। यहाँ पे आ जाओ, मुआवजा अधिकारी की धारा 240 जा के अधीन मुआवजा की धनराशि से संबंधी आपत्ति की निर्णायक आज्ञा से संतुष्ट व्यक्ति अपील कर सकता है कलेक्टर में। कहाँ पे? कलेक्टर को अपील कर सकता है। ठीक है, यह बोला किस धारा के अंतर्गत भू राजस्व की अवधारणा की प्रक्रिया दी गई है। धारा 246 में। किस धारा के अंतर्गत बंदोबस्त की अवधि कितने वर्ष तक प्रवर्तन होगी? बंदोबस्त की अवधि 20 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। कोई भूमिधर किसकी आज्ञा के बिना किसी भूमि का विनिमय नहीं कर सकता? सहायक कलेक्टर। कोई भी भूमिधर सहायक कलेक्टर के बिना विनिमय नहीं कर सकता है। अगर उसको विनिमय करना है तो सहायक कलेक्टर से हस्ताक्षर करवाने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ती है। आस्थान शब्द किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? धारा 3(8) में। ठीक है, मुआवजे का निर्धारण करते समय मुआवजा अधिकारी किन बातों का ध्यान रखेगा? सभी बातों का, अधिकार, अभिलेख का, हक के विवादों का, निर्धारण का तरीका। मध्यवर्ती अपनी संपत्ति का कितने गुना मुआवजा पाने का अधिकार है? 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। पुनर्वास अनुदान का भुगतान उन मध्यवर्तियों को दिया जाएगा जिनका वार्षिक भू राजस्व इससे अधिक नहीं होगा। 10,000। कितना? 10,000। पुनर्वास अनुदान अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध अपील हो सकती है जिला जज के पास। जिला जज के पास। भूमि प्रबंध समिति के कार्य के अंदर क्या क्या आता है? सभी आते हैं। क्या आते हैं? सभी। ठीक है, बंदोबस्त, होट बाजारों, मेलों का प्रबंध, कृषि का विकास, ये सब। पैनल वकीलों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? पैनल वकीलों की नियुक्ति जो की जाती है राज्य सरकार के द्वारा। संचित कोष का उपयोग नहीं किया जाएगा। दाइज इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सरकारी पट्टेदार को परिभाषित किया गया है धारा 133 का में। यहां पे लिखा है किसी भी भूमिधर को कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा अंतरित करने का अधिकार न होगा यदि आंतरिति ऐसे विक्रय या दान के परिणाम स्वरूप प्राप्त और अपने परिवार द्वारा यदि कोई हो मिलाकर उत्तर प्रदेश में से अधिक भूमि का हकदार हो तो 5.0586 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना ही होगा। धारा 137 के अंतर्गत की गई घोषणा को सहायक कलेक्टर के द्वारा किस आधार पर रद्द या उपांतरित नहीं की जा सकती है? घोषणा किसी ऐसे तथ्य के सत्य अभिगत द्वारा प्राप्त की गई हो। 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर अपने खेत या उसके किसी भाग की वसीयत कर सकता है। वह कितने व्यक्तियों द्वारा साक्षीकृत होनी चाहिए? 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 2 व्यक्ति कम से कम। ठीक है, इसमें बोला है कि कोई भूमिधर अपनी जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा अगर वह धारा 199 है तो। 199 के अंतर्गत है। धारा 212A के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोग द्वारा की गई भूमि को बेदखल के संबंध में कौन कलेक्टर को प्रार्थना पत्र दे सकता है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि मुआवजा के भुगतान के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाता है तो बेदखली आदेश क्या है? शून्य है। अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा जोत का अभिप्राय किया जाएगा नोटिस की कॉपी के साथ तहसीलदार को प्रार्थना पत्र देकर। निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान नहीं है? कौन सी सही मिलान नहीं है? ये वाला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन पेपर जो मैं पढ़ रहा हूँ आपको 2020 का। ये भू राजस्व के बकाये की वसूली की प्रक्रिया बराबर धारा 278। लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लेखपाल की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
भूमि प्रबंध समिति का प्रधान सचिव होता है लेखपाल। लेखपाल के हलकों का निर्माण एवं और परिवर्तन करने की शक्ति किस प्राधिकारी के पास है? कलेक्टर के पास। ठीक है दोस्तों। सीमा चिन्हों को क्षतिग्रस्त करने अथवा हटाने के लिए दंड देने की शक्ति किसके पास है? कलेक्टर के पास। वार्षिक रजिस्टर का उल्लेख किया गया है दोस्तों धारा 33 में। कब? किसमें? धारा 33 में, यूपी एलआर एक्ट में। ध्यान रखना, एलआर एक्ट में दिया गया है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1902 में। सीमा संबंधी सभी विवादों को समझौता यथासंभव किस आधार पर किया जाएगा? वर्तमान सर्वेक्षण मानचित्रों के आधार पर। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में कितनी धाराएं एवं कितनी अनुसूचियां हैं? 234 धाराएं एवं 2 अनुसूचियां हैं। इसको छोड़िए, करते हैं। भू राजस्व वसूल करने की जिम्मेदारी किसकी है? कलेक्टर की। राजस्व न्यायालय की परिभाषा कहाँ कहाँ दी गई है? सिविल प्रक्रिया संहिता में भी दी गई है, भू राजस्व अधिनियम में भी दी गई है। तो आ और बात दोनों इसका आंसर हो जाएगा। वार्षिक पंजीकरणों में किसी अशुद्धि या उपेक्षा में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा दोस्तों तहसीलदार को। किराया क्या है? किराया अधिनियम भी आता है, ध्यान रखना, किराया अधिनियम। स्त्री वह जब बिना वसीयत के मर जाती है तो भूमि के उत्तराधिकारी का प्रावधान कहाँ किया जाता है दोस्तों? धारा 174 में। राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कौन अपीलीय एवं पुनरीक्षण न्यायालय नहीं है? कमिश्नर। उत्तर प्रदेश कौन सी धारा 229 के अंतर्गत घोषणात्मक वाद लाया जा सकता है? गांव सभा के द्वारा। मुआवजा अधिकारी सबसे पहले क्या बनाता है? प्रारूप रोल बनाया जाता है, प्रारूप रोल। धारा 202 में वर्णित किसी आधार पर आसामी अपने जोत से बेदखल हो गया तो बेदखली की तारीख के कितने समय के अंदर भूमिधर किसी व्यक्ति को उस जोत का पट्टा नहीं दे रहा? 2 वर्ष तक। कितना? 2 वर्ष। भूमि जिस पर साधारणतया भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा, ऐसी भूमि को छोड़कर इन सभी को छोड़ के किया जा सकता है। ठीक है। रिसीवर की नियुक्ति की कौन सी धारा में की गई है? 286 का में की गई है। वह तिथि जिसमें जमींदारी को समाप्त किया गया क्या कहा जाएगा? निहित होने की तिथि कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश अधिनियम के किस धारा के अंदर उप परिवर्तन का क्या अर्थ है? उप परिवर्तन का अर्थ है शीर्षक विलेख में परिवर्तन। सीर का क्या अर्थ है? सीर का अर्थ है नीज की जोत। अवैश्यक से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने वैश्यकता प्राप्त नहीं की है। किस धारा में बताया गया है? धारा 3, भारतीय अवैश्यक अधिनियम 1875। राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की नियुक्ति कर सकता है, जैसा राज्य सरकार ठीक समझे। एकल दाखिला खारिज के लिए शुल्क जिससे अधिक नहीं होगा 5 रुपए से अधिक। खतौनी में किसी अशुद्धि या उपेक्षा में सुधार के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा तहसीलदार। राजस्व अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत वार्षिक पंजिका में प्रविष्टियों के विषय में सभी विवादों का निपटारा किया किस आधार पर किया जाएगा? कब्जा के आधार पर। किसी सीमा संबंधी विवादों के विषय में अभिलेख किस धारा में विहित ढंग से निर्णय करेंगे? धारा 41 में विहित ढंग। भू राजस्व अधिनियम के तहत आयुक्त अपना न्यायालय किस स्थान पर लगा सकता है? आ और बा, खंड में और राज्य में, दोनों में। कोई न्यायालय या अधिकारी जिसमें भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्रवाई में कोई आदेश पारित किया जाता है में भूल का सुधार कर सकेगा। 90 दिनों के अंदर भूल का सुधार किया जाएगा। धारा 214 भू राजस्व अधिनियम में शिकायत किए जाने वाले आदेश के पारित होने के दिनांक से कितने दिन बीत जाने पर कोई अपील नहीं की हो सकती है, सिवाय अन्यथा 30 दिनों के अंदर। राजस्व न्यायालय में कौन शामिल नहीं है? राज्य सरकार शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों। अभ्यर्पण के मामले में कब्जे का समर्पण आवश्यक है। एक भूमिधर या आसामी को जो अनुसूचित जाति जनजाति के अंतर्गत आता है वह किसी भूमि के पट्टे के द्वारा अंतरित कर सकता है ऐसे व्यक्ति को जो अनुसूचित जाति का नहीं है। ठीक है, अनुसूचित जाति का नहीं है।
उत्तर प्रदेश अधिनियम में किस धारा के अंदर विदेशी राष्ट्रीयता वाले भूमि अर्जित नहीं कर सकते हैं? धारा 154 का में मिलान कर लेना यहाँ पे। कलेक्टर किस व्यक्ति द्वारा जानबूझकर सीमा चिन्हों को मिटाने वाले दोषी अभिप्राय व्यक्ति को अपने को प्रत्येक चिन्ह के लिए जिससे ज्यादा दंड नहीं दे सकता है, 50 रुपये से ज्यादा दंड नहीं दे सकता है। यूपीजेड भूमि सुधार 1950 के उद्देश्य क्या है? दोस्तों सभी उद्देश्य है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यवर्तियों की समाप्ति, सीमांती व्यवस्था की समाप्ति, सभी इसका आंसर हो जाएगा। धारा 123 बी के अंतर्गत गांव सभा की भूमि के अध्यासन के लिए दंड हो सकता है 3 वर्ष तक का कारावास। छोड़ यहाँ पाते हैं। मध्यवर्ती द्वारा चलाई जाने वाली खानों के लिए उपबंध धारा 107 में है, जबकि खानों के ऊपर पट्टे से संबंधित प्रावधान धारा 108 है। अंतरणीय अधिकार 89, ठीक है, उसको मैंने छोड़ दिया, छोड़ो। अंतरणीय अधिकार सहित भूमिधर का अधिकार है उत्तराधिकार। धारा 171 के अंतर्गत अंतरिम उत्तराधिकारी क्या है? पिता के पुत्र का पुत्र, पिता के पुत्र का पुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी संक्राम्य अधिकार वाले भूमिधर के पास नहीं है? खनिज निकालने का अधिकार। उत्तर प्रदेश अधिनियम में अपीलीय न्यायालय है 3। कितने हैं? 3 अपीलीय न्यायालय है राजस्व अधिनियम में। नगर पालिका में प्रत्येक मास में कम से कम मीटिंग होनी चाहिए 1। नगर पालिका के विघटन के परिणाम किस धारा में दिए गए हैं? धारा 31 का में। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम भूमि सुधार अधिनियम की 171 में कुल कितने उत्तराधिकारी है? 15 उत्तराधिकारी। इसमें बोला उत्तर प्रदेश विनाश अधिनियम भूमि सुधार अधिनियम में यहाँ पे 1950 का अधिनियम नंबर कौन सा है? यहाँ पे ये है जो उत्तर प्रदेश अधिकार संख्या 1 सन 1950 भी 1950, ठीक है, संख्या 1 है, ध्यान रखना संख्या 1 है। राज्य में आस्थान के निहित होने के परिणाम का उपबंध किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 6 उत्तर प्रदेश अधिनियम में किया गया, ठीक है। आगे है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 के विपरीत किए गए प्रत्येक अंतरण होंगे शून्य। क्या होंगे? शून्य। अंतरणीय अधिकार वाला भूमिधर कितने वर्षों के पश्चात अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर हो जाएंगे? 10 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है, भूमिधर के हितों की समाप्ति पर कौन भूमि पर कब्जा पाने का अधिकारी है? भूमि प्रबंधक समिति। भूमिधर के हितों की समाप्ति होने पर उस पर कब्जा कौन कर सकता है? भूमि प्रबंधक समिति। तो दोस्तों ये जो वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। 2020 का क्वेश्चन पेपर है जो सोल्ड है, ठीक है, जो बुक से दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो पीडीएफ चाहिए तो आपको लो हिंदी बाबा टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो मिल जाएगी आपको वहां से पीडीएफ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।